फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि पहले मैं हिंदी की वीडियोस बना रही थी, जीएस की भी बना रही थी, लेकिन फिर बीच में कुछ दिक्कतें आ गई तो वीडियो रुक जाती हैं। ठीक है, कोई इशू हो जाता है, इस वजह से रुक जाती हैं। आज फिर से हम आपके लिए हिंदी की वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? वर्णमाला पढ़ाया था और क्या पढ़ाया था? चिन्ह पढ़ाए थे ना। तो 2 चैप्टर आपके मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करे थे और आज हम समास पढ़ाएंगे, इसको भी अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, जैसा कि यूपी पीएसएस का पेपर होने वाला, उसमें भी हिंदी अच्छी आती है। सी सेट में 20 से 25 क्वेश्चन हिंदी के जरूर आते हैं। मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और आपकी हिंदी आती है। तो हिंदी के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर जो मैंने वर्णमाला पढ़ाया है और चिन्ह पढ़ाए हैं उनमें से आप पूरा पढ़ के जा रहे हैं, जिसका भी पेपर लगा हुआ है, तो वो यकीन मानिए उसमें से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि जो वर्णमाला टॉपिक है इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फिर, ठीक है, चलिए कैसे सभी लोग कमेंट करके बताते रहना। ओके, देखिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर पूछ दिया जाए समास का शाब्दिक अर्थ होता है तो क्या होता है? संक्षेपण। क्या होता है? संक्षेपण। ठीक है, संक्षेप में करना। ठीक, अब देखिए हमने पहली हेडिंग डाली है शब्द निर्माण। कहने का मतलब ये है कि शब्द निर्माण कैसे होता है। शब्द निर्माण कैसे होता है? तो शब्द निर्माण जो होता है वो हमेशा 4 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? 4 तरीके से होता है। ठीक है, 4 तरीके से होता है। एक तो इतनी गर्मी होती है, इस वजह से वीडियो बिल्कुल बनाने का मन नहीं होता है। 4 तरीके से होता है। सबसे पहला देखिए कैसा, उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं शब्द हम। ठीक है, उसके बाद क्या, प्रत्यय लगाकर हम बना सकते हैं शब्द। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, उपसर्ग प्रत्यय। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, उपसर्ग प्रत्यय और संधि। संधि से समास बनता है। ठीक, 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। जब 2 अक्षर या 2 वर्ण मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? संधि बनती। ठीक है, और समास, संधि और समास, इन 4 तरीके से हमारा क्या बनता है? शब्द का निर्माण हम कर सकते हैं। देखिए, उपसर्ग, कोई भी शब्द अगर आपका दिया गया है, कोई भी शब्द XYZ आपका दिया गया हो और आप उसमें उपसर्ग लगा दीजिए। जैसे कि दिया गया है दिन, ठीक है, और उसमें आप उपसर्ग लगा दीजिए कोई भी, जैसे प्रति लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। अभी मैंने बोला दिन का मतलब 1 दिन, फिर मैंने कहा प्रतिदिन, तो इसका मतलब पर डे, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रतिदिन हो जाएगा। ये आपका क्या लग गया? उपसर्ग लग गया। प्रत्यय, अब जैसे हमने कहा कि गुड़, हमने कहा गुड़, ठीक है, किसी का गुड़ बता रहे हैं, फिर उसके बाद में मैंने क्या बोला, उसमें ता प्रत्यय लगा दिया, तो बोल दिया गुड़ता हो गया ना। तो वो क्या हुआ? पीछे प्रत्यय लगा। ध्यान रखिएगा, जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा आगे लगते हैं। उपसर्ग ऊ बनता है, यानी कि छोटा आ बन रहा है, और जो हरा आ बनने का मतलब क्या हुआ? 3 बना के आ बन रहा है ना, तो ये आ बन रहा है, तो ये आ से आगे। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। जिनको भी, जैसे जो भी ग्रेजुएशन में है या कुछ अभी से तैयारी करना स्टार्ट करिए, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ें हो सकती हैं कि वो उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज क्रिएट करें, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आ से उपसर्ग बनता है, ऊ से। ठीक है, तो आ से आगे, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। संधि हमने क्या बताया, जैसे कि विद्यालय लिखते हैं ना, तो कैसे लिखते हैं? विद्या, ठीक है, धन आलय। अब देखिए, ये विद्या का आ, ठीक है, और ये आ, ये 2 वर्ण हैं, 2 वर्णों के मिलने से संधि होती है। ठीक है, तो जब 2 वर्ण मिलते हैं तब संधि होती है, तो वर्णों के मिल से क्या बनती है? संधि बनती है। इस तरीके से वर्णों को मिलाकर हम शब्द बना सकते हैं संधि से, और समास से तो आज हम आपको बताने ही वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया हो गया। अब देखिए, समास का विलोम क्या होता है? अगर पूछ दिया जाए समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम क्या होता है? व्यास। 2 क्वेश्चन आपके ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में वनडे लेवल का एग्जाम होता है तो समास तो पूछते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, आपका समास टॉपिक छूटता नहीं है। समास से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और विलोम तो याद रखना, समास का क्या होगा? व्यास। ठीक है, और अगर पूछा जाए समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संक्षेपण। अब देखिए, समास के अवयव, तो समास के अवयव कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? 1, सबसे पहले पूर्व पद, अभी हम समझा देंगे पूर्व पद क्या होता है। पूर्व पद, ठीक। 2 नंबर उत्तर पद, पूर्व पद, उत्तर पद। फिर 3 नंबर समस्त पद, फिर 4 नंबर समास विग्रह। देखिए, समास विग्रह। अब देखें ये क्या है, आपको समझ में आया? हमने क्या बताया, समास के अवयव कितने होते हैं। कोई भी पूछ दे कि समास के अवयव कितने होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से अवयव होते हैं? पूर्व पद
यानी कि पहला पद, पूर्व मतलब पहला, उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद, पीछे वाला पद, ठीक है, समस्त पद यानी कि टोटल पूरा पद, ठीक है, और समास विग्रह मतलब अलग अलग कर देना समास विग्रह। अब देखिए जैसे हमने लिखा राजकुमार, आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा हो और ना दिख रहा हो तो बताइए, हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहते हैं, उसमें इन चारों चीज़ों को क्लियर कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा राजकुमार, ठीक है, तो राजकुमार को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। देखिए जैसे हम आपको यहाँ पे बता दें राजकुमार, इसमें हम सब आपको बता देंगे क्या है उत्तर पद, क्या है पूर्व पद। राजकुमार, देखिए इसका पूर्व पद क्या हो जाएगा, पूर्व मतलब पहला, तो पूर्व पद मतलब राजा, ठीक, राजा, क्योंकि राजकुमार का मतलब क्या है, राजा का कुमार, राजा का पुत्र जो होगा उसी को तो बोलेंगे राजा का कुमार। तो राजकुमार का मतलब पूर्व पद राजा, उत्तर पद आपका कुमार हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, ये चीज़ें, ठीक है। समस्त पद क्या है, समस्त पद आपका पूरा यही रहेगा, राजकुमार, राजकुमार, समस्त पद आपका यही रहेगा राजकुमार। और समास विग्रह इसका क्या हो जाएगा, राजा का कुमार, ठीक है, क्या हो जाएगा, राजा का कुमार। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है, हम दिखाइए और बताइए यस मैम हमें समझ में आ रहा है। कंटिन्यूअस क्लास हम अपनी आगे रखते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और बताते हैं कि समास का वर्गीकरण। दो तरीके से आपको समास का वर्गीकरण बताएंगे, एक तो बताएंगे परिभाषा के आधार पर और एक बताएंगे प्रधानता के आधार पर, ठीक है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इरेज करते हैं। अब देखते हैं हम लोग समास का वर्गीकरण, ठीक है। समास का वर्गीकरण दो तरीके से देखना है। तो देखिए समास का वर्गीकरण, समास का वर्गीकरण, बिना बात किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। समास का वर्गीकरण, तो देखिए सबसे पहले करते हैं परिभाषा के आधार पर। सॉरी, ये जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तो हमें जुकाम हो जाता है। परिभाषा के आधार पर, वैसे लोगों को जब बहुत सर्दी होती है तब जुकाम होता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा उल्टा चलता है, ठीक है। जब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा कह लीजिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम होता है। हम क्या बताने जा रहे थे, मार्कर ये वाला अच्छा है, देखते हैं। समास का वर्गीकरण बता रहे थे, और समास का वर्गीकरण किस पे, परिभाषा के आधार पर। तो देखिए परिभाषा के आधार पर समास को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में, ठीक। अब 6 कौन कौन से समास देख लीजिए। नंबर एक कौन सा, अव्ययी भाव समास, जिसको 6 के 6 आते हैं कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो और कमेंट करो। अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। फिर नंबर 2 तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। बोलते रहो साथ में ताकि याद हो जाए, जिसको याद है उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। और द्वंद्व समास, और बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। एक कौन सा बच्चा भाई कमेंट करके बताओ, कौन बचा, अव्ययी भाव समास हो गया, और कौन सा हो गया, एक बच्चा आपका द्विगु समास, ठीक है। अभी सबको डिफाइन करेंगे। पहले आपको एक चीज़ और बता देंगे, अभी प्रधानता के आधार पर। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए समास का वर्गीकरण अगर आपसे पूछा जाए कि परिभाषा के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा परिभाषा के आधार पर समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास में कर्ता नहीं होता है, संबोधन नहीं होता है। जैसे नहीं होता कर्ता ने कर्म को, अभी बताएंगे ये, तो कर्ता नहीं होता, संबोधन नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। अव्ययी भाव में क्या होता है, प्रथम पद का होता है, जैसे प्रथम पद आपका प्रथम पद आपका जो है उपसर्ग हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है, ठीक है। और बार बार आवृत्ति हो सकती है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो सकती है, तो ये आपके अव्ययी भाव में आ जाएंगे। द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व का मतलब होता है अपोजिट भी हो सकते हैं, पूरक भी हो सकते हैं, ठीक है, और जैसा के तरीके से भी हो सकता है, अभी बता रहे हैं। बहुव्रीहि समास समझते हो, 3rd नंबर बनेगा जाके कि ना पहला पद प्रधान होगा ना लास्ट वाला पद प्रधान होगा, इससे जाके कोई नया शब्द बनेगा। जैसे दशानन, तो 10 मुख है जिसके अर्थात रावण, नया शब्द बन गया जाके ना, तो ये। और कर्मधारय समास, जिसमें कर्म की प्रधानता होती, ठीक, कर्मधारय समास भी बता रहे हैं। और इसमें क्या है, द्विगु समास हमेशा संख्यावाची होता है, ठीक है। तो सब भी सारे सब समझाएंगे, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
आप देख लेते हैं प्रधानता के आधार पर समास, ठीक है। तो पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, यहीं पे देख लेते हैं किसके आधार पर, प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। हम सोच रहे हैं ऐसा इसको बना दे क्लास को कि आपको अलग से भी पढ़ना ना पड़े। प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है। तो देखिए प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, देखिए कैसे, उत्तर पद प्रधान, जब उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद से स्टार्ट करते हैं, पूर्व मतलब पहला पद, ठीक है। पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो, ठीक। सेकंड, उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, ठीक। जब दोनों पद प्रधान हो, जब दोनों पद प्रधान हो, जब दोनों पद प्रधान हो और जब दोनों पद अप्रधान हो, ये 4 भागों में बांटा गया है प्रधानता के आधार पर। दोनों पद अप्रधान हो, अप्रधान हो। अब देखिए बहुत गर्मी, एक मिनट थोड़ा सा मुंह पोंछ लें हम, फिर बताते हैं आपको। देखिए हमने क्या बताया, पूर्व पद प्रधान। जब पूर्व पद प्रधान हो, ठीक है, तो पूर्व पद प्रधान होगा तब हमेशा क्या आएगा आपका, तब आपका हमेशा आएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा आ जाएगा, जब पूर्व पद प्रधान होगा तब उसमें नोट करेंगे अव्ययी भाव समास को। एक एक की परिभाषा अभी हम आपको बताएंगे अव्ययी भाव समास। लेकिन जब आ जाए उत्तर पद प्रधान, अब देखो उत्तर पद प्रधान की अगर बात की जाए तो इसमें एक नहीं, इसमें 2 समास हो जाएंगे आपके, ठीक है। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा कर्मधारय, ठीक है, एक आपका हो जाएगा कर्मधारय, कर्मधारय, ठीक, और एक आपका कौन सा हो जाएगा, द्विगु, द्विगु समास इसी में हो जाएगा, ठीक। बहुत गर्मी यार हो रही, क्या करें हम, पानी थोड़ा सा पी लो। द्विगु समास, ठीक, कर्मधारय और द्विगु समास किसमें हो जाएंगे, जब उत्तर पद प्रधान की बात की जाए। 1 मिनट फैन चला दो। दोनों पद प्रधान हो, जब दोनों पद प्रधान हो तो इसकी बात करी जा रही है, ठीक। तो जब दोनों पद प्रधान हो तो हमेशा आएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ओके। और जब दोनों पद अप्रधान हो तो कौन सा समास आएगा, तो हमेशा आएगा कौन सा, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, ठीक। अब आगे आपको बताते हैं। देखिए ये ध्यान रखना कि परिभाषा के आधार पर पूछा जाए तो 6 तरीके से होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। लेकिन प्रधानता के आधार पर पूछा जाए तो प्रधानता के आधार पर 4 तरीके से इसको बांट देते हैं। कैसे, पूर्व पद प्रधान हो तब क्या होगा, उत्तर पद प्रधान हो तब क्या होगा, दोनों पद प्रधान हो तब क्या होगा, और जब दोनों पद अप्रधान हो तब क्या होगा। जब पूर्व पद प्रधान हो तो बनता अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसमें पहला पद हमेशा प्रधान होता है, पहले पद की हुई मान्यता दी जाती है। उसके बाद उत्तर पद प्रधान, जब उत्तर बाद के पद प्रधान होते हैं, मतलब पीछे का सब लगाने से ही प्रधानता बनती है, तो उसमें कर्मधारय आ जाएगा, द्विगु समास आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास आता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और दोनों पद अप्रधान हो तो आ जाएगा बहुव्रीहि समास, मतलब दोनों पद से कुछ नहीं बनेगा, एक थर्ड टर्म जाके बनेगा, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक करके डेफिनेशन बताते हैं। चलिए अव्ययी भाव समास को हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास में क्या होता है, हमने क्या बताया था, इसकी पहचान कैसे करेंगे। अव्ययी भाव समास की अगर आपको पहचान करनी है तो सबसे शॉर्ट देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या होगा, उपसर्ग जुड़ा होगा, ठीक है। नंबर 1 देख लीजिए क्या होगा, फर्स्ट नंबर पर देखिए इसमें उपसर्ग जुड़ा रहता है आगे, ठीक है, उपसर्ग जुड़ा रहता है, जो भी शब्द दिया रहेगा उसमें उपसर्ग जुड़ा रहता है, ठीक। सेकंड नंबर पे क्या होता है, क्रिया विशेषण भी रहता है। अगर पूछा जाए और क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, तो क्रिया विशेषण शब्द भी हो सकता है, ठीक, क्रिया विशेषण शब्द। और कैसे पहचानेंगे, क्रिया विशेषण शब्द, ठीक होते हैं, क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। थर्ड नंबर देखिए सी, पूछा जाए और कैसे पहचानेंगे, एक तो पहचान लेंगे कि आगे उपसर्ग जुड़ा है, ठीक है। अव्यय अगर कोई जुड़ा है, अव्यय का मतलब क्या हो सकता है, अव्यय का मतलब होता है जिसे व्यय ना किया जा सके। हमने क्या किया, अव्यय मतलब जिसे व्यय ना किया जा सके। जैसे हमने कहा कि यथाशक्ति, जैसे हमने कहा कि वही बात हमने कहा प्रतिदिन, तो प्रति को हटा के क्या हम कुछ और लगा सकते हैं, प्रतियों, प्रीतो, प्रति कुछ नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ये जो चीज़ है ये वही चीज़ रहेगी, जैसे लगा है वैसे ही रहेगा, उसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक। तदानुसार, तो तदा को तदो,
तदी, तदु कुछ नहीं कह सकते ना, तदा अनुसार ही तदा ही रहेगा। ये शब्द ऐसा होता है जिसका हम इसको डिसबैलेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं अव्यय। तो अव्ययीभाव समास में सबसे पहले उपसर्ग लगा होगा या क्रिया विशेषण होगा या फिर क्या होगा, बार बार शब्द की आवृत्ति बार बार होगी, शब्द की आवृत्ति बार बार होगी। अब ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा रहेगा, आवृत्ति बार बार होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आने लगे हैं ज़्यादा। अब ये वाला होता है पहला पॉइंट आपका, ये बहुत कम पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि उपसर्ग में पहला जैसे उपसर्ग जुड़ा होता है तो हर कोई पहचान जाता है कि अव्ययीभाव समास है, लेकिन आप थोड़ा सा क्या करते हैं, ये चीज़ दे देते हैं। कैसे? देखिए, उपसर्ग जुड़ा रहता है तो जैसे लिखा है प्रतिदिन, ठीक, तो ये आपका क्या हो गया। और कोई बताओ, और कोई एग्जाम्पल अगर पता है तो बताओ, आप लोग कमेंट लिखो, ठीक है, जिसमें उपसर्ग जुड़ सके, ठीक। जैसे हमने लिखा कुल, ठीक, या फिर कूल, तो इसके आगे क्या जोड़ देंगे, अनुकूल, ठीक है। इस तरीके से क्रिया विशेषण जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, मतलब इसका क्या हुआ, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे रातों रात, रातों रात, या फिर धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक। इस तरीके से जो शब्द होते हैं, इस शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, अव्ययीभाव समास। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, अब देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास का ऐसे मतलब समझ लीजिए आप क्या होता है, इसका मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है कि सब लोग एक परिभाषा रखते हैं कि बीच में डैश लगा होता है, बीच में क्या होता है, डैश लगा होता है, लेकिन धीरे धीरे अभी हमने लिखा था उसमें भी डैश लगा था, लेकिन क्या वो आपका द्वंद्व था, नहीं था, वो अव्ययीभाव में आ जाता है, ठीक है। तो इसको समझने का मतलब समझ लीजिए कि कब द्वंद्व होगा, हम कब पहचानेंगे कि अब द्वंद्व ही होगा। तो देखिए, मतलब झगड़ा समझ लो कि या तो आपस में क्या होंगे, विलोम होंगे, ठीक है, या तो आपस में ये विलोम होंगे या फिर विलोम मतलब अपोजिट होंगे, ठीक है। जैसे कि नीचा ऊंचा, रात दिन, ठीक है, अंदर बाहर, और आना जाना विलोम हो गया ना, तो या तो विलोम होगा तब बीच में साइन लगा होगा तो द्वंद्व होगा, या फिर पूरक होगा। पूरक का मतलब क्या है कि दोनों ज़रूरी हों, जो दिए गए दोनों, जैसे हमने कहा कि सब्जी रोटी, तो अगर सब्जी आपको दे दी जाए, रोटी ना दी जाए तो क्या काम चलेगा, नहीं, सब्जी के साथ रोटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने कहा माता पिता, तो माता हूँ और पिता ना हो तो क्या काम चलेगा, नहीं, दोनों चाहिए ना, तो पूरक शब्द हो। या फिर क्या कह सकते हैं, या फिर जैसा कुछ लगा हो, शब्द जैसा लगे वहाँ पे, इस तरीके से आपके कौन से हो जाते हैं, द्वंद्व समास। जैसे हमने आपको बताया आना जाना, ठीक, आना जाना, बीच में डैश लगा है, ठीक है, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा। अब देखिए द्वंद्व समास, ठीक है, पूछा जाता है, अच्छी बात है, पहचान पाओगे कि जरूरी नहीं जिसमें डैश से लगा हो वही द्वंद्व समास हो, क्योंकि अभी धीरे धीरे, रातों रात, इनमें हमने आपको लगा के बताया कि इसमें भी डैश होता है, ठीक। अब देखिए द्वंद्व समास जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है समाहार द्वंद्व, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, समाहार द्वंद्व होता है, ठीक है। और कौन सा होता है, एक होता है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, और एक क्या होता है आपका वैकल्पिक द्वंद्व। आप देख लीजिए, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन द्वंद्व समास से आता है, जैसे हम बताते चले बस वैसे ही ध्यान रखिएगा। समाहार द्वंद्व में जैसा शब्द का प्रयोग किया जाता है, कैसा, जैसा शब्द, ठीक है। जैसे हमने कहा कि जैसे हमने कहा घास, जैसे हमने कहा गाय क्या खाती है, गाय घास फूस खाती है, ठीक। तो घास तो मतलब है इसका कोई, लेकिन फूस क्या है पता नहीं, ठीक है, ठीक है। और जैसे कोई पूछे कि और भैया तुम्हारे घर में क्या खाया जाता है, तो क्या बोलता है कि हमारे घर में भाई चिकन मटन खाया जाता है। जैसे कोई बोल दे कि हम तो चिकन मटन खाते हैं, इस तरीके से बोल दे ना, तो जैसे लिखा चिकन मटन, ठीक है। तो चिकन मटन क्या है, इसमें भी जैसा है, जैसा भी मतलब जैसा तो रहता ही रहता है, इसमें इंसान की मेन होती है स्थिति पता चल जाती है। जैसे कि अब चिकन मटन, अभी हम जैसे आप कहें कि अरे भैया तुम कहाँ पनीर खाने वाले, हम अपना आलू के सारे काम चला रहे, तो क्या पता चलता है, स्थिति पता चलती है कि पनीर से पता चला कि उनकी स्थिति कैसी जा रही है, थोड़ी हाई लेवल की जा रही है, हमारी कैसे जा रही है, नीचे जा रही है, तो स्थिति जैसा इस चीज़ का अनुभव होता है, ठीक। अब इतरेतर द्वंद्व में देखिए क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, और शब्द का प्रयोग किया जाता है, और, ठीक है। और जैसे माता डैश पिता, तो इसमें क्या लगेगा, माता और पिता,
ठीक, अगर पूछ लिया जाए माता पिता में कौन सा द्वंद्व समास है तो कौन सा द्वंद्व समास है। अगर पूछ दिया जाए माता और पिता में कौन सा द्वंद्व समास है तो माता और पिता में इतरेतर द्वंद्व समास है। कैसे? इतरेतर में हमेशा और आएगा, माता और पिता, क्योंकि दोनों का मिलना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो माता और पिता, ठीक है। उसके अलावा जैसे हमने कहा कि दिन और रात, हमने कहा दिन और रात, ठीक, ये अपोजिट नहीं है, ये पूरक हैं, क्योंकि दिन अगर होगा तभी रात होगी, रात नहीं होगी तो दिन कैसे होगा, दिन नहीं होगा तो रात कैसे होगी। ये दोनों के पूरक हैं, इन दोनों का होना जरूरी है, किसी एक का भी कम हो जाना दिक्कत कर देगा। तो दिन और रात, ठीक है, इसमें भी डैश लगेगा तो ये इतरेतर द्वंद्व है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, जैसे लिख के दीजिए चिकन मटन घास फूस रोटी रोटी वोटी, इस तरीके से कुछ भी दे सकते हैं, एक ही जैसे शब्द, एक ही जैसे, ठीक, पानी वानी, ठीक है। तो उसमें पूछ लिया जाएगा कौन सा द्वंद्व है तो आप बता दोगे समाहार द्वंद्व है। और कहीं पे आ जाए माता और पिता, ठीक है, इस तरीके से आ जाए तो आप बता लोगे कि कौन सा है इसमें इतरेतर द्वंद्व। वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब होता है जिसमें लग जाए अथवा, जिसमें क्या लग जाए अथवा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा दाल रोटी, यहाँ पे दाल और रोटी हो जाएगा। देखिए दाल रोटी इसी में हो जाएगा, इसलिए कि अगर आपसे पूछा जाए दाल खाओगे कि रोटी, तो ये तो है नहीं कि आपसे पूछा जाए दाल खाओगे कि रोटी, एक चीज़ तो खाओगे नहीं, खाओगे तो भाई पूरा दाल रोटी। तो ये किस में आपका आ जाएगा इतरेतर द्वंद्व में, ठीक है। अब इसमें देखिए वैकल्पिक में क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है पाप पुण्य, ठीक, पाप पुण्य, ये दोनों क्या हो गए अपोजिट। इसमें इसका मतलब आता है अथवा, ठीक है, हमेशा अथवा। पाप करोगे तो अच्छी बात है, अथवा पुण्य करोगे तो अच्छी बात नहीं है। वही चीज़ है, पाप पुण्य क्या करना है, जैसे पाप करोगे तो अच्छी बात नहीं है ना, पुण्य करो तो अच्छी बात है। इस तरीके से पाप पुण्य जब अपोजिट साइड आ जाए, दोनों अपोजिट, अब इनको अपोजिट, ये अपोजिट हैं लेकिन ये पूरक हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तभी हमने इसमें इतरेतर बोला है द्वंद्व। लेकिन ये वैकल्पिक द्वंद्व इसलिए है क्योंकि इसमें पाप पुण्य अपोजिट हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल अलग रहेगा। अथवा का चुनाव हम कर सकते हैं कि पाप करोगे कि तुम पुण्य करोगे। तुमसे भी हम पूछे कि तुम पाप करोगे कि पुण्य, तो तुम खुद से बोल दोगे कि हम पुण्य करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई पाप पुण्य। जैसे दिन रात, दिन रात इसमें आएगा, ठीक है। पूरक भी है, जैसे पूरक तो है, ये बात सही है। अगर बाई चांस आ जाता है और ये ऑप्शन में होता तो आप इसे टिक कर सकते हो, क्योंकि दिन रात वैसे तो अपोजिट है, दिन अथवा रात, दिन में काम करोगे अथवा रात में करोगे। लेकिन बाई चांस कभी कभी स्थिति ऐसी बन सकती है कि दिन और रात आपका इतरेतर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि दिन और रात एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये आपको द्वंद्व समास में आ गया होगा। आप देखते हैं सेकेंड, इसके अलावा चलिए अब देखते हैं कौन सा नेक्स्ट। देखिए अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके दोनों पद अप्रधान होते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान, ठीक है। अप्रधान का मतलब है कि दोनों पदों की कोई वैल्यू नहीं होती है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद की कोई वैल्यू नहीं होती है, दो पद मिलकर एक नया बनाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में इसको आप पर्यायवाची कह सकते हो, इसमें पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं, ठीक, इसमें पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं, ठीक। किसी भी चीज़ का अगर पर्यायवाची बन रहा है तो समझ जाओ बहुब्रीहि समास है। तो देखिए हमने क्या बताया कि इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, जैसे 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 दशानन, ठीक, दशानन, ठीक है, अर्थात दशानन मतलब जिसके 10 क्या हैं, आनन है, ये तो हो जाएगा क्या, जिसके 10 क्या है, आनन है ना, जिसके 10 आनन है, मतलब जिसके 10 मुख हैं, 10 मुख हैं, अर्थात क्या बनेगा, रावण बन गया ना। अब ये तो है नहीं कि 10 मुख के लिए आपको कोई दूसरा याद आएगा, रावण ही याद आएगा, ठीक है। पीताम्बर, पीताम्बर अर्थात पीला अंबर धारण करने वाले, जो पीला अंबर धारण करते हैं, ठीक है, पीला अंबर धारण करने वाले, पीला अंबर धारण करने वाले। तो पीला अंबर धारण करने वाले कौन हैं, पीला वस्त्र कौन धारण करते हैं, विष्णु जी या फिर कृष्ण जी कह लीजिए, ठीक है, यही होंगे। अब महादेव तो यहाँ पे आ नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हमने कहा नीलकंठ, जैसे हमने कहा नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका, यही तो बनेगा, नीला है कंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, नीला है कंठ जिसका, एक ही हमेशा याद आएगा, कौन, महादेव, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नया शब्द बने, क्या बना, महादेव, ठीक। कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन अर्थात
जिनके नेत्र कमल, जिनके जो नयन हैं वो कमल के समान हैं, ठीक है, कमल के समान नयन वाले।